नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से ही भाजपा के तमाम नेताओं के निशाने पर आए राहुल गांधी की लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन ने तारीफ की है। जबलपुर प्रवास पर आई इंदौर की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ने कहा कि यात्रा निकालकर राहुल गांधी हिंदुस्तान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस यात्रा से राहुल गांधी को सोच समझकर बोलने में काफी मदद मिलेगी। तो आप ये देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, जो कि भारत के हर राज्य से होते हुए उनकी यात्रा निकल रही है। और इस यात्रा को लेकर शुरुआत से ही राहुल गांधी भाजपा के तमाम नेताओं के निशाने पर आए, लेकिन लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन ने तारीफ की। जबलपुर प्रवास पर आई इंदौर की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ने कहा कि यात्रा निकालकर राहुल गांधी हिंदुस्तान को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस यात्रा से राहुल गांधी को सोच समझकर बोलने में काफी मदद मिलेगी। आप ये देखिए कि जब से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की उसके बाद से लगातार उन पर निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता निशाना साधते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक बार ताई का जो पॉजिटिव फेस है वो देखने को मिला। उनके जो थॉट है इस यात्रा को लेकर, उनका ये कहना है कि इस यात्रा के चलते राहुल गांधी हिंदुस्तान को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस यात्रा से राहुल गांधी को सोच समझकर बोलने में काफी मदद मिलेगी। चूंकि राहुल गांधी के बयानों को लेकर भी काफी निशाना साधा जाता रहा है, कई बार उनका मजाक भी उड़ाया जाता रहा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया गया है। हालांकि इसकी कई जगह किरकिरी भी हुई, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो। कई दफा देखा जाता है कि अव्यवस्थाएं होती हैं और इसके चलते भी इस यात्रा को लेकर भी निशाना साधा गया था। और चलिए सीधे रुक करेंगे, जबलपुर से संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं। प्रतीक, एक तरफ जहां भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के निशाने पर हैं राहुल गांधी, वहां पर सुमित्रा महाजन का एक अलग ही रिएक्शन सामने आया इस यात्रा को लेकर। जी हाँ, देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं तंज भरे लहजे में उन्होंने इस यात्रा पर कहीं ना कहीं निशाना साधा और उन्होंने ये कहा कि चलिए अच्छी बात है, यात्रा निकाल रहे हैं तो कम से कम हिंदुस्तान को वो समझ सकेंगे। क्योंकि इसके पहले भी जितने भी बड़े राजनेता रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं पहले देश को समझा है। अब जाकर भले ही राजनीति का कई दशक उन्होंने पार कर दिए हो तो वो हिंदुस्तान को समझ रहे हैं। अच्छी बात है, वो यात्रा को निकाले और हिंदुस्तान को समझे। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने लिए सुमित्रा महाजन, जो कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनका जबलपुर आगमन हुआ था। इस बीच उन्होंने प्रदेश में एक बार फिर 2023 में सत्ता पर वापसी मजबूती के साथ प्रदेश में सत्ता वापसी की बात भी उन्होंने यहां पर कही है। और बेशक कहीं ना कहीं शराबबंदी का जो ज्वलंत मसला है उसको लेकर के भी उन्होंने ये कहा कि आम जनता से जुड़ा हुआ मसला है, जहां आम जनता को खुद कहीं ना कहीं इस मसले पर निर्णय लेना होगा। तो भारत जोड़ो यात्रा पे निशाने के साथ उन्होंने कई बातें भी कही हैं, चूंकि अमूमन उनके बयान बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन अमूमन किसी पे कटाक्ष करना ये लहजा उनका कम ही देखने को मिलता है। लेकिन वो भी उस फेरिस्त में शामिल हुई है, उन तमाम वरिष्ठ नेताओं की फेरिस्त में शामिल हुई है जो लगातार भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कस रहे हैं। जी बिल्कुल। आप लेकिन जिस तरीके से उनके शब्द हैं कि सोच समझकर बोले, कि उनको जो बोलते हैं सोच समझकर बोलने में काफी मदद मिलेगी, हिंदुस्तान को समझने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, तो कहीं ना कहीं ये सभी को अंदर ही अंदर ज्ञात है प्रतीक कि यदि ये यात्रा इतनी बड़े लेवल पर निकाली जा रही है तो इसका एक कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस को, कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं राहुल गांधी के साथ साथ और भी जो लोग जुड़ रहे हैं उनको मिलेगा। देखिए, हर सियासी आयोजन के कुछ ना कुछ नफा नुकसान होते हैं रीनू, और भारत जोड़ो यात्रा एक बड़ा प्रोग्राम है, क्योंकि उत्तर से लेके दक्षिण से लेकर उत्तर तक एक बड़ी यात्रा जो है वो निकाल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी उनका आगमन होने जा रहा है और राज्यों पे भी उन्हें आगे आगामी दिनों में जाना होगा। इस बीच सुमित्रा महाजन ने जो बात कही है कि कम से कम उन्हें बोलने का लहजा भी मिल पाएगा, कुछ वो सीख पाएंगे, यानी कहीं ना कहीं यात्रा उन्हें कुछ सीख दे देगी, कम से कम ये बात उन्होंने कही है। यात्रा का राजनीतिक फायदा कितना कांग्रेस को होगा इस बात पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, व्यक्तिगत फायदा राहुल गांधी को जरूर होगा कि वो देश को जान पाएंगे और बोलने के लहजे को समझ पाएंगे। तो इसे स्पष्ट तौर पे हम तंज भरा लहजा ही कह सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए कि सुमित्रा महाजन का भी जो तरीका था निशाना साधे का, वो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव थॉट की तरह उन्होंने पेश किया अपनी बात, कि उनको हिंदुस्तान को समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही अपनी जो बात वो बोलते हैं उसको भी वो सही तरीके से पेश कर पाएंगे।
रायपुर से बड़ी खबर है। प्रदर्शन के दौरान 3 महिला बेहोश हुई। दिवंगत शिक्षाकर्मी के परिजनों की रैली के दौरान ये पूरा हादसा हुआ, जहां रैली के दौरान बेहोश हुई 3 महिलाएं। पुलिस के साथ झड़प के दौरान महिलाएं बेहोश हुई। पंचायत मंत्री के बंगले का घेराव करने जा रही थी महिलाएं। स्मार्ट सिटी के सामने पुलिस ने रोका। 2 महिला कई दिनों से भूख हड़ताल पर थी। 20 अक्टूबर से महिलाओं का धरना जारी है। अनुकंपा पर सरकार से नियुक्ति की मांग को लेकर धरना दिया गया। तो पुलिस से झड़प हुई और इस दौरान 3 महिलाएं बेहोश हो गई। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि काफी कमजोर हो चुकी हैं। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता ममता लांजीवार लाइव जुड़ गई है रायपुर से। ममता, 3 महिलाएं बेहोश हो गई। कहा जा रहा है कि 20 अक्टूबर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा नहीं इनकी मांग सुनने के लिए, और आज जो झड़प हुई उसमें 3 महिलाएं बेहोश हो गई। बिल्कुल, देखिए, पंचायत मंत्री का घेराव करने के लिए जा रहे थे। पिछले 16 दिनों से हड़ताल पर है और दिवंगत पंचायत शिक्षक कर्मी की विधवाएं हैं, और इसके पहले भी 90 दिनों तक इन्होंने स्ट्राइक की थी। और उस समय सरकार ने कहा था कि कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी 1 महीने के भीतर रिपोर्ट देगी। लेकिन जब दोबारा रिपोर्ट नहीं दी गई, उसके बाद ये दोबारा स्ट्राइक पे बैठे। और अब जब प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे थे तो करीबन 4 जो महिलाएं हैं वो बेहोश हो गई, उनकी तबीयत बिगड़ गई और 108 के जरिए अभी उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। ये सीधे लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं उनकी लगातार हालत बिगड़ती जा रही है। अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, दिवंगत शिक्षा कर्मियों की विधवाएं हैं। और ऐसे समय पे जब ये जो बूढ़ा तालाब का जो धरना स्थल है, यहाँ से जब राज्योत्सव हो रहा था, तमाम वीवीआईपीज गुजरे होंगे और ये लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे। इनकी स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या अब सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये आप देखेंगे कि 108 संजीवनी एक्सप्रेस के जरिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। लगातार वो धरने पर बैठी हुई है। और अभी आप देखेंगे कि ये हम दिखाते हैं कि एक और जो शिक्षाकर्मी की जो दिवंगत जो परिजन है वो यहाँ पर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और विधवा है वो उनकी। तो ये आप देखेंगे उनकी स्थिति किस तरीके से है और उनको ले जाया जा रहा है। हालत लगातार बिगड़ रही है और जो यहाँ पर स्ट्राइक पे बैठे हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह की। ये बताइए, कहाँ जा रहे थे और कैसे तबीयत बिगड़ी? सर, हम लोग पंचायत मंत्री का आज घेराव करने निकले थे। हमको यहाँ पर रोका गया और रोकने से जो अनशन पे 2 महिलाएं थी, वो बेहोश हो गई। उनको मेकाहारा हॉस्पिटल में ले जाया गया। मेकाहारा हॉस्पिटल में उनको बाहर रखा गया, उनको बेड नहीं मिला और ऐसी स्थिति आ गई कि वहाँ से मेकाहारा में फिर यहाँ लाया गया और अभी जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है। सर, इनकी जो स्थिति है वो बहुत नाजुक है। अनशन चल वहाँ पर बाहर में था, बेड नहीं मिला है, बस मुझे इतनी वो है और चेकअप पूरा नहीं हुआ। ये असंवेदनशीलता की हद है कि अगर किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है, संविधान अधिकार देता है कि अपने अधिकारों के लिए वो हड़ताल कर सकता है अपनी मांगों को लेकर। और इस दौरान अगर तबीयत बिगड़ती है तो तमाम सरकारी महकमे की जिम्मेदारी होती है कि अगर वो अस्पताल पहुंचता है तो उसको सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड कराई जाए, जो इलाज की सुविधा प्रोवाइड कराई जाए। लेकिन जब इन्हें मेकाहारा ले जाया गया था तो इनका कहना है कि बाहर जो है वो इन्हें रख दिया गया था, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिली और वापस फिर ये इन्हें यहाँ पर धरना स्थल लाया गया। और यहाँ पर फिर से जब इनकी हालत बिगड़ी तो आप देख सकते हैं कि 108 के जरिए ले जाया जा रहा है। हमारे साथ पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कहाँ लेके जा रहे हैं? ये जिला अस्पताल लेके जा रहे हैं। अस्पताल लेके जा रहे हैं। तो इसके पहले मेकाहारा गए थे तो तब क्या कोई मेकाहारा में? हाँ, मेकाहारा में इलाज हुआ, उसके बाद वापस आ गए थे। अभी फिर से इनको भेजा जा रहा है तबियत बिगड़ने पे। तो जब स्थिति इतनी खराब थी तो आपको नहीं लगता कि प्रॉपर कोई टीम ऐसी मौजूद होनी चाहिए थी जो? नहीं, टीम है, इलाज चल ही रहा है भाई, प्रॉपर चल रहा है। वहाँ से इलाज होने के बाद फिर वापस आया गया था, अभी फिर से भेजा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का इलाज किया गया था कि उन लोगों को यहाँ पर आए अभी आधे घंटे नहीं हुए हैं और वापस उनकी तबीयत बिगड़ी और वापस 108 के जरिए ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, और लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ममता, आप लगातार अपनी बातचीत जारी रखें। बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल स्थिति अब खराब होती जा रही है, लेकिन अभी तक कोई प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं पहुंचा इनका हाल जानने के लिए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चप्पल वाली फोटो पर पहली बार सफाई दी। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि उन्होंने शौचालय जाने के लिए स्लीपर पहनी थी, लेकिन क्या कभी किसी ने मुझे सड़क पर चप्पल पहने देखा है? मैंने जो संकल्प लिया है मैं उसे पूरा करने में विश्वास रखता हूं। देखिए, मैं हर वक्तव्य पे बोलूं ये उचित भी नहीं है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं भारतीय संस्कृति कुछ है और शौचालय के अंदर लोग जब जाते हैं
तो सारे घर का शौचालय होता, साफ होता तो निश्चित रूप से जाते हैं, पर शौचालय गया। निश्चित रूप से मैं इस बात को, मैंने वो स्लीपर पहने शौचालय जाने के बाद। आप देखिए कि मैंने व्रत लिया है, सड़कों पर स्लीपर नहीं पहनूंगा। कहीं देखा कि आपने स्लीपर सड़कों पे पहने हुए मुझे? आज भी कायम है व्रत? आज भी नहीं। हाँ, जब तक जो मैंने कहा है मैं करने में विश्वास करता हूं। तो सुना आपने। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गया। सुशील, आप मंत्री जी ने लेट ही सही लेकिन सफाई तो दी कि सड़क पर तो वो वैसे भी स्लीपर नहीं पहन रहे हैं। हालांकि वो शौचालय जाने के लिए चप्पल पहने थे लेकिन बैठे तो वो सोफे पर थे। बिल्कुल, देखिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज इस पूरे मामले पर सफाई दी है और गुना की एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो सर्किट हाउस में बैठे हुए हैं और उनके पैरों में चप्पल नजर आ रही थी। इस फोटो के सामने आने के बाद विपक्ष सहित अन्य लोगों ने लगातार उन पर टिप्पणियां की थी और यही वजह है कि आज जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर आए तो उनके आगमन के दौरान प्रद्युम्न सिंह तोमर मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि निश्चित तौर पर उन्होंने चप्पल पहनी थी, उनके पैर में चप्पल थी, लेकिन वो चप्पल जो है वो सिर्फ टॉयलेट जाने के लिए, शौचालय जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और निश्चित तौर पर चूंकि ये ऐसा स्थान होता है जहां जरूरी होती है चप्पल पहनना, स्लीपर पहनना, तो उन्होंने पहनी थी। उन्होंने जो व्रत लिया वो यही व्रत लिया है कि जब तक ग्वालियर में जो 3 सड़कें वो सड़कें नहीं बन जाएगी, समस्या हल नहीं हो जाएगी, तब तक वो सड़कों पर किसी तरह से चप्पल जूते पहनकर नहीं चलेंगे। और यही काम उन्होंने गुना दौरे के दौरान भी किया है, ऐसा उनका दावा है और उनकी तस्वीरें भी इस तरह की सामने आई। साथ ही टिप्पणी करने वालों के लिए भी उन्होंने कहा कि टिप्पणी करने वालों का भी स्वागत है, उन्हें अपना हक है कहने के लिए। लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दोहराया है कि उनका जो व्रत है, सड़कें ठीक ना होने तक, सड़कें ना बनने तक वो जूते चप्पल नहीं पहनेंगे, तो वो नहीं पहन रहे हैं। इस तरह का उन्होंने जो दावा किया था और आज भी वो अपने इस दावे पर कायम है, इस तरह की उन्होंने बात कही है। साथ ही जो सोशल मीडिया पर तस्वीर सामने आई थी, उस तस्वीर को भी उन्होंने स्वीकारा है कि वो निश्चित तौर पर उस तस्वीर में चप्पल पहनकर बैठे हैं, लेकिन कुछ लोगों की मंशा है वो उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। यही वजह कि इस तरह की जो अंदरूनी तस्वीर है वो तस्वीर वायरल की है। सामान्य तौर पर वो टॉयलेट जाते हैं या शौचालय जाते हैं तो फिर वो चप्पल का, स्लीपर का इस्तेमाल करते हैं और सार्वजनिक जीवन में जैसे ही वो बाहर निकलते हैं या अन्य कामों में जाते हैं तो कभी चप्पल जूते नहीं पहनते हैं और अगले जो 3 सड़कें बनेगी ग्वालियर की, तब तक वो इस तरह से चप्पल जूतों का त्याग करने के अपने व्रत पर कायम रहेंगे। जी बिल्कुल, कायम तो रहेंगे, लेकिन अब गलती तो हो ही गई है और जाहिर सी बात है कि सफाई देना भी जरूरी होता है क्योंकि इतना बड़ा प्रण उन्होंने लिया है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का ये बयान जरूर सामने आ चुका है कि उन्होंने वॉशरूम जाने के लिए चप्पल का इस्तेमाल किया था, ना कि सड़क पर घूमने के लिए। अमेरिका से मिले क्लू ने एमपी की बेटी की बचाई जान। युवती ने इंस्टाग्राम पर सुसाइड करने का वीडियो शेयर किया था। यूएस ने वीडियो देख ईमेल पर एमपी साइबर पुलिस को जानकारी दी। यूएस से आए ईमेल पर स्टेट साइबर पुलिस ने लिया एक्शन। साइबर पुलिस ने 55 मिनट में इंस्टाग्राम आईडी की मदद से युवती की लोकेशन को ट्रेस किया। सतना के मैहर की निकली युवती। साइबर पुलिस की इंफॉर्मेशन पर सतना पुलिस 15 मिनट में लोकेशन पर पहुंचे। युवती सुसाइड कर पाती, इससे पहले पुलिस ने उसे बचा लिया। तो युवती ने इंस्टाग्राम पर सुसाइड की धमकी भरे 2 वीडियो भेजे थे। एक वीडियो में हाथ की नस काटने की कोशिश करते हुए और दूसरे वीडियो में जहर की पुड़िया दिखाते हुए प्रेम प्रसंग के चलते युवती ने खुदकुशी करने का बड़ा कदम उठाया था। यूएस से आई एक इन्फॉर्मेशन के बाद स्टेट साइबर पुलिस ने एक युवती को बचाने का काम किया है। पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि सुसाइड सोशल मीडिया पर ये युवती करने वाली। उसके बाद राज्य साइबर पुलिस के हेडक्वार्टर ने तत्काल तमाम तकनीकी साक्ष्यों को इकट्ठा किया, एनालिसिस किया और उसके बाद पता चला कि मध्य प्रदेश के सतना जिले का ये पूरा मामला है। यहाँ से जानकारी कुछ ही घंटे में जो है ये जानकारी भेजी गई और उसके बाद जो है करीब 15 मिनट में जगह पर जो है सतना पुलिस पहुंची और युवती को जो है सुसाइड करने से रोका गया। जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिली थी उस पूरे मामले में करीब 55 मिनट में जो है राज्य साइबर पुलिस ने मध्य प्रदेश के किस हिस्से से ये लड़की जो है सुसाइड का वीडियो जो है अपलोड करने जा रही थी और जो अपलोड जो वीडियो किए थे वो कहाँ के थे, इसकी जानकारी जो है राज्य साइबर पुलिस ने निकाली और उसके बाद सतना पुलिस की मदद से जो है इस युवती को बचाया गया। तो किस तरीके से यूएस से एक इन्फॉर्मेशन आती है और उसके बाद यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है और करीब
55 मिनट एनालिसिस के बाद मध्य प्रदेश में कौन सी लोकेशन है उसको ट्रैक किया जाता है और वहाँ पर 15 मिनट में पुलिस उस घर में जाके उस युवती को बचाने का काम करती है। बताया जा रहा है कि पूरा प्रेम प्रसंग का मामला था जिसके चलते ये कदम युवती उठाने जा रही थी। तो एक लड़की की जान यहाँ पर जो है एक पुलिस ने किस तरीके से बचाई और कुछ ही मिनटों में जानकारी आने के बाद किस तरीके से करीब 1 घंटे के अंतराल में उस जगह को ट्रैक करने का काम किया है। तो पुलिस ने आज जो है एक युवती की यहाँ पे जान बचाई क्योंकि इन्फॉर्मेशन बाहरी देश से थे, यूएस से इन्फॉर्मेशन मिली थी और सोशल मीडिया का ये पूरा मामला था। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब भोपाल से खबर है जहां पर मार्च में होंगी बोर्ड परीक्षाएं। फरवरी की जगह मार्च में बोर्ड की परीक्षाएं की जाएंगी। परीक्षा को लेकर जल्द जारी होगा टाइम टेबल। 15 फरवरी से होंगी प्रैक्टिकल परीक्षाएं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने फरवरी में परीक्षा कराने की घोषणा की थी और अब बैठक के बाद परीक्षा की तारीखों में बदलाव हुआ है। तो आप ये देखें कि बैठक के बाद परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया है क्योंकि ये भी कहना है कि यदि फरवरी में ही प्रैक्टिकल के साथ साथ एग्जाम किए जाते हैं, रिटन एग्जाम लिए जाते हैं, तो इससे शेड्यूल काफी गड़बड़ा जाता, ज्यादा प्रेशर पड़ता और यही कारण है कि पहले बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों की प्रैक्टिकल की परीक्षाएं होंगी 15 फरवरी से और उसके बाद मार्च में लिखित और रिटन परीक्षाएं की जाएंगी। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं अब फरवरी की जगह एक बार फिर से मार्च में कराई जाएंगी और इसको लेकर जो लगातार बैठक है वो भी चल रही है। हालांकि इससे पहले जो तारीखें हैं परीक्षा को लेकर वो घोषित हुई थी और अब क्या बदलाव हुआ, इस वक्त हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी, उन्हीं से बात करेंगे। सर, पहले तारीखों की घोषणा हो गई थी कि 15 फरवरी से तक कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं होंगी, लेकिन अब तारीखों में बदलाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, क्या बदलाव होने जा रहा है? देखिए, बोर्ड की परीक्षा समय पर हो रही है, केवल इतना सा बदलाव किया है, पहले हम प्रैक्टिकल एग्जाम करेंगे उसके बाद में थ्योरी करेंगे। इसलिए कुल मिलाकर बोर्ड की परीक्षा 13 फरवरी से प्रारंभ हो रही है और पहले प्रैक्टिकल एग्जाम होने के बाद में, क्योंकि पहले दोनों साथ साथ कर रहे थे, उसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाई थी, इसलिए उस पर समग्र विचार करते हुए बोर्ड ने निर्णय किया है कि अब हम पहले प्रैक्टिकल एग्जाम करेंगे और उसके तत्काल बाद में थ्योरी एग्जाम करेंगे। प्रैक्टिकल परीक्षा हो या थ्योरी हो, दोनों परीक्षाएं हैं और हमने जो कैलेंडर जारी किया था उसमें एक साथ प्रारंभ करने का था। अब हमने प्रैक्टिकल का पहले करके और थ्योरी बाद में। तो इस बार जो थोड़ा सा बदलाव है वो जरूर किया गया है क्योंकि पहले परीक्षाओं की तारीख फरवरी में घोषित की गई थी, लेकिन अब प्रैक्टिकल परीक्षाएं फरवरी में होंगी, लेकिन थ्योरी की जो परीक्षाएं यानी जो सब्जेक्ट के हिसाब से जो परीक्षाएं हैं वो मार्च से शुरू होंगी और इस बार थोड़ा सा जो बदलाव है वो जरूर किया गया है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब गुना से बड़ी खबर है जहां क्रैच स्कूल को नोटिस जारी किया गया। नगर पालिका ने जारी किया नोटिस, 7 दिनों में नोटिस पर जवाब भी मांगा गया है। स्कूल पर 1997 से नगर पालिका का टैक्स बाकी है, 90 लाख से ज्यादा टैक्स बाकी बताया गया है। तो सन 1997 से नगर पालिका का टैक्स नहीं भरा गया स्कूल की तरफ से। गुना से बड़ी खबर है जहां क्रैच स्कूल को नोटिस जारी किया गया। नगर पालिका ने जारी किया नोटिस, 7 दिनों में नोटिस पर जवाब मांगा गया। स्कूल पर 1997 से नगर पालिका का टैक्स बाकी है, 90 लाख राशि जो है वो बकाया है और ये टैक्स की जो राशि है ये अभी तक स्कूल ने नहीं भरी है। मंदसौर में नगर पालिका के क्लर्क को 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। नगर पालिका बाबू महेश हाड़ा फरियादी से नामांतरण के बदले 30,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था। फरियादी ने 20,000 एडवांस पहले ही दे दिए थे, बाकी के 10,000 देने थे। मोल भाव के बाद रिश्वत के 8,000 रुपए तय हुए थे और इसके बाद आरोपी महेश हाड़ा ने फरियादी को नगर पालिका के दैनिक वेतन भोगी सुनील माली की ओर इशारा कर उसे पैसे देने को कहा। इसी दौरान लोकायुक्त पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने इस मामले में दोनों को आरोपी बनाया है।
हरदा में किसान खाद की कमी से परेशान हैं। किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आज खिड़किया के नगद खाद विक्रय केंद्र के सामने खाद के लिए किसानों की लंबी कतार लग गई। किसान सुबह से ही गोदाम पहुंच गए थे। अधिकारियों ने सूचना मिलते ही किसानों को टोकन वितरित कर लाइन को खत्म किया। किसानों का कहना है कि 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी खाद नहीं मिल रही है। वहीं कृषि अधिकारी का कहना है कि जिले में खाद की कमी नहीं है। तनखा करेंगे तो अपन गोदाम से भी दे देंगे, गोदाम से ही दे देंगे। ठीक है। वीडियो बना ले। तनखा करेंगे तो अपन गोदाम। तो हरदा का ये पूरा मामला है, जहां पर सुबह से ही गोदाम पहुंचे किसान और किसानों की लंबी कतार यहां पर लगी। अधिकारियों ने किसानों को टोकन दिलवाया, तब जाकर थोड़ा बहुत जो भीड़ थी वो कम हुई। टोकन मिलने के बाद भीड़ तो कम हुई ही, साथ ही किसान भी शांत हो गए। तो किसानों के कई सारे आरोप है। उनका ये कहना है कि 2-3 दिन तक इंतजार करते हैं, उसके बावजूद इनको खाद नहीं मिलता है। काफी परेशानी होती है और यही कारण है कि आज वे सुबह से ही गोदामों के पास पहुंच गए। तनखा करेंगे तो अपन गोदाम से भी दे। हरदा जिले के राठ गांव में बदमाश के अवैध कब्जे को जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर धराशायी कर दिया। प्रशासन ने बदमाश रामकृष्ण तंवर उर्फ गुड्डू के अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया। रामकृष्ण गुड्डू ने 1400 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था। पूर्व में टिमरनी एसडीएम ने कई बार अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी दिया था, लेकिन इस अतिक्रमण को खाली नहीं किया गया और अब जाकर बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।